नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 का यह हमारा दूसरा वीडियो है, जिसे हम परीक्षाधाम पब्लिकेशन की विज्ञान एवं पर्यावरण नामक पुस्तक से कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमें करनी है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से। जैसे कि मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित जो शाखा है उसे हम क्या कहते हैं? मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित शाखा को हम कहते हैं अरेकनोलॉजी। कीट पतंगा के अध्ययन वाली शाखा को कहते हैं एंटोमोलॉजी। रुधिर रोगों के अध्ययन को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। पेशियों का अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन को कहते हैं ओडेंटोलॉजी। सांपों के अध्ययन को कहते हैं ओर्नियोलॉजी। वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं टैक्सोनॉमी। मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। इनको तो आप भली भांति जानते होंगे। मृदा के अध्ययन को हम कहते हैं पेडोलॉजी, इसे भी जानते होंगे। फूलों के अध्ययन को हम कहते हैं इंथोलॉजी। कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, हमने पहले भी देखा है। रुधिर सीरम के अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं विभिन्न वर्गों के बीच की कड़ियों के लिए। जैसे यदि हम बात करें जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी को हम कहते हैं युगलीना। क्या कहते हैं? जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी को, उसको हम कहते हैं युगलीना। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है विषाणु। सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। प्रोटोजोआ एवं पोरीफेरा के बीच की कड़ी है प्रोटिरोस्पांजिया। मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कड़ी है नियोपिलीना। एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है पेरिपेटस। सरीसृप एवं स्तनधारियों के बीच की कड़ी है प्रोटोथीरिया। अकशेरुकी एवं कशेरुकी के बीच की कड़ी है बेलेनोग्लोनोस। दोस्तों, आपको इनको याद करने में परेशानी हो रही होगी। जंतु पादप युगलीना, सजीव निर्जीव विषाणु, इतना तो याद हो गया होगा, लेकिन बाकी जो अन्य हैं उनमें आपको समस्या जा रही होगी। इसका समाधान है, आप निमोनिक्स बनाएं और बार बार इनका रिवीजन करें। परेशानी वाली बात नहीं है। शुरुआत में समस्या सबको जाती है, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन से और अलग अलग निमोनिक्स बनाने से आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उनके जनक को। तो जीवाश्मिकी का जनक कौन है? इनके जनक है लियोनार्डो दा विंची। फेमस चित्रकार हैं, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। फिर आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं लीनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप हमें बताएंगे। काफी ज्यादा उपयोग हुआ है कोविड के समय। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस, इसे आप याद रखें। कवक विज्ञान के जनक है माइकेली। जीवाणु विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच, ध्यान रखना है, रॉबर्ट कोच जीवाणु विज्ञान के जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है लुई पास्चर। भारतीय जियोलॉजी के जनक है E.J. बटलर। और भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। याद रखना है, भारतीय जियोलॉजी के जनक E.J. बटलर हैं और भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। फिर बारी आती है एग्जाम हेल्प की। इसमें हमें क्या पढ़ना है? शाखाएं लिखी हुई हैं और अभी शाखाएं किससे संबंधित हैं इसके बारे में चर्चा कर लेनी है। तो दोस्तों, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों के संवर्धन से संबंधित शाखा को कहते हैं मैरीकल्चर। मैरीन आपने सुना होगा, तो मैरीन से बना है मैरीकल्चर। क्यों? समुद्र से संबंधित है। तो मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन कहलाता है मैरीकल्चर। सिल्वीकल्चर का संबंध है वन संवर्धन से। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? वन संवर्धन से है। ओलेरीकल्चर का संबंध है सब्जी उत्पादन से। ओलीकल्चर का संबंध जैतून उत्पादन से। कंफ्यूज नहीं होना है ओलेरी में और ओली में। ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन, ओलीकल्चर जैतून का उत्पादन। हेलीकल्चर घोंघा या स्नेल के संवर्धन से। मोरीकल्चर का संबंध है शहतूत उत्पादन से।
अब फिर कंफ्यूज नहीं होना है मेरी कल्चर और मोरी कल्चर में। मेरी कल्चर का संबंध है मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों के संवर्धन से, और मोरी कल्चर का संबंध है शहतूत उत्पादन से। सेरी कल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, ये तो आपको याद होंगे, अक्सर हर जगह लिखे मिल जाते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर का उत्पादन, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, हर्टिकल्चर बागवानी आप सभी जानते हैं, पर्माकल्चर सतत कृषि। इसे आप जरूर ध्यान रख लें, पर्माकल्चर का संबंध है सतत कृषि से। इसके बाद बात आती है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? डार्विन के द्वारा। किसके बारे में उल्लेख है? जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। 3 तथ्यों या मतों की बात की थी हमने डार्विन के बाद के संबंध में, उनको कमेंट में बता दें। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। डेनिसोव कभी कभी समाचार पत्रों में दिखने वाला एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदि मानव जाति। डेनिसोव का अर्थ क्या होता है? डेनिसोवन। डेनिसोवन का अर्थ होता है आदि मानव जाति। दोस्तों, गोल्डन महाशीर स्वच्छ जल में रहने वाली मछली है जिसे गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया है। ध्यान रखें, जीवाणु और कवक को कृत्रिम रूप से संवर्धित किया जा सकता है। प्रश्न आ सकता है, निम्न में से किसे कृत्रिम रूप से संवर्धित किया जाता है? आपको ऑप्शन मिल सकते हैं जीवाणु और कवक, इन्हें आप ध्यान रख लें। जीन के अंदर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट सेक्शन में बता दें। आनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक कहते हैं जोहान ग्रेगर मेंडल को। इनका हमने एक बचपन का नाम भी पढ़ा था, जो इनका शुरुआती नाम था। यदि आपको वो याद है तो कमेंट में लिख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है, बाकी आप ये जरूर याद रखें, ये नहीं भूलना, जोहान ग्रेगर मेंडल आनुवांशिक विज्ञान के पिता या जनक कहलाते हैं। दोस्तों, गुणसूत्रों की वंशगत का सिद्धांत किसने दिया? कौन सा सिद्धांत? गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया? तो वाल्टर सूटन और थियोडोर बोबेरी ने यह सिद्धांत दिया था। इसके बाद है प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बारबरा मैकलिंटॉक ने किया। किसने किया? बारबरा मैकलिंटॉक ने किया। क्या किया? जंपिंग जीन या प्लवमान जीन सिद्धांत का प्रतिपादन। फिर बारी आती है अगले बिंदु की। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में DNA प्रोटीन का संश्लेषण कर डाला। इसको आप ध्यान रखें। फिर किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित और स्थिर रहती है। ठीक, ये तो सीधी सी बात है, सभी जानते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। कब की थी इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, साल्क बस आप याद रख लें, पोलियो वैक्सीन। ठीक, आपका काम चल जाना है। अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक को जैनिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। आर्थर कोनबर्न ने सर्वप्रथम DNA को अंतःपात्र में बनाया था। DNA फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध सर्वप्रथम 1983 में सॉल्व किया गया था। उतना महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका देश में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। इनका नाम महत्वपूर्ण है। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। तो प्रश्न बन सकता है जार्विक 7 क्या है? कुछ लोग कंप्यूटर वायरस मार देंगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मार देंगे, लेकिन क्या है? कृत्रिम हृदय है दोस्तों ये। ठीक है, फिर बारी आती है दोस्तों अगले बिंदु की। अमेरिकी जीन वैज्ञानिक फ्रांसिस कॉलिंस ने मानव जीनोम मानचित्रण की खोज की थी। मानव जीनोम मानचित्रण की खोज किसने की थी? फ्रांसिस कॉलिंस ने की थी। अपर्दन चक्र की सर्वप्रथम व्याख्या विलियम मोरिस डेविस ने की थी। किसकी? अपर्दन चक्र की सबसे पहले व्याख्या की थी मोरिस डेविस ने की थी। वह ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है वह अर्थगत स्मृति कहलाता है। प्लेटो ने सच्चा न्यायोचित विश्वास को ज्ञान कहा है। दोस्तों, पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे, ये लास्ट वाला सच्चा न्यायोचित विश्वास, इसे ज्ञान कहा है किसने? प्लेटो ने। तो यहाँ पर इसको शामिल कर लिया गया। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। इसी वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यहाँ पर हो सकता है कुछ आंसर्स, इस आंसर की में बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर से मिस्टेक हो जाते हैं, जिसे बाद में परीक्षा धाम पब्लिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर कलेक्ट भी कर लेता है। तो आपको यदि कोई ऑप्शन ऐसा लगता है तो कमेंट में आपको उसका सही आंसर पूरे प्रमाण के साथ बताना है, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्पॉन्टेनियसली सारे आपको आंसर भी देने हैं, तो उतना
सटीक यदि कोई गलत ऑप्शन है तो नहीं हो पाता, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आंसर की के हिसाब से हम चलेंगे जो यहाँ पर नीचे दी हुई है, ठीक है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर पहले से टिक लगा लिए हैं, ठीक है। तो अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो मेंडल को जानते हैं, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है, तो वो है उत्परिवर्तनवाद, जिसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो डी व्रीज ने किया, ह्यूगो डी व्रीज, पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। चौथा प्रश्न है, जीवों में अनुवांशिक भिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है, तो उत्परिवर्तन। विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वर्ण। मानव जीवन का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, मानव शरीर का भार दोस्तों। प्रश्न है, मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ पाया जाएगा, तो ध्रुवों पर पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है, डार्विनवाद से। आपको बताने हैं 3 तथ्य जो है लेमार्कवाद से संबंधित। मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आपसे, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। अगला प्रश्न क्रमांक 8 है, मधुमक्खियों की भाषा पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया था, कोबी फ्रिश को दिया गया था, इसको आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 9 है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकलित क्यों किए जाते हैं, किस वातावरण में किए जाते हैं, नाइट्रोजन के वातावरण में किए जाते हैं, ताकि वे जल्दी खराब ना हो, उनसे स्मेल वगैरह ना आए। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो स्थिति विज्ञान विश्राम की स्थिति से संबंधित है। वर्ष 2022 में मेडिसिन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो विलुप्त होमिनिन एवं मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में मिला। किसको दिया, यह भी हमें बताएं, शुरुआत में हमने चर्चा की थी पहले वीडियो में, है ना। अगला प्रश्न क्या है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन, ठीक। फिर बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, गुणसूत्रों की वंशगति का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत, वंशगति नहीं, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, सूटन एवं बोबेरी ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 14, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया, तो वॉटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 16, प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बारबरा मैकलिंटॉक ने किया। इसको याद करने का तरीका, जंपिंग जीन, जंप मतलब बार बार उछलना कूदना, तो बार बार उछलने कूदने से आप याद करें बारबरा, ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए, आपका परम उद्देश्य यही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, विटामिन का किया था। अब आप बताएं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के का आविष्कार किसने किया। विटामिन ई का भी बता दें कमेंट सेक्शन में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन, बी का मैकुलन, सी का जेम्स लिंड और होलकट, विटामिन डी का पॉल मुलर रेनी हॉपकिंस ने किया था, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा था, ठीक है। अब अगली आती है बारी प्रश्न क्रमांक 19 की। निम्नलिखित 2 कथन दिए हैं, एक को अभिकथन ए और कारण आर है। तो अभिकथन क्या कहता है, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण क्या है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। दोस्तों अनिवार्य तो होते हैं विटामिन, लेकिन सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इस कारण भी हम गलत कर सकते हैं, और ऐसा शरीर नहीं करता, सभी विटामिन का थोड़ी ना करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 MPHg है, तो इसका उल्लेख Hg से क्या तात्पर्य है, मरकरी से है, सभी जानते हैं, पारे को Hg से हम डिनोट करते हैं, इतना आप ध्यान रख लें। अगला प्रश्न है, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है, किसका रक्तदाब सामान्य है, हम सभी जानते हैं 120/80 इस सामान्य रक्तदाब होता है। कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, किसके सामने, कंगना के सामने, तो इसका आंसर कंगना हो गया, ठीक। इस प्रकार से हमने डिस्कशन किए इस अध्याय के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन प्रश्नों की, जहां आपको मिले वहां से प्रैक्टिस करें, और जो ना बने उसे अलग से कॉपी में नोट करें। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको समस्या लगती है, हालांकि कई बार माइक डिस्टर्ब करता है तो बहुत ज्यादा शोर वीडियो में होने लगता है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, आपको मेरे द्वारा बोली गई बातें समझ नहीं आती, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है तो वो भी बता सकते हैं। यदि समाधान संभव होगा तो समाधान जरूर किया जाएगा। इसी प्रकार से जुड़े रहे हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, काफी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। आप सोचिए, पहले
ऑफिस जाना होता है, उसके बाद वापस आना होता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्डिंग उससे काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत थंबनेल वगैरह लगाने के लिए एडिट करना होता है, फिर उसके सेव होने का वेट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, फिर थंबनेल लगाते हैं, टाइटल डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं, फिर एक वीडियो बन के तैयार होता है। और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए नितांत आवश्यक है। सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें जो आपकी तरह MPPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे एग्जाम वालों को भी शेयर करें। काफ़ी सारी जानकारी मैं आपके लिए डालता रहता हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रामाणिक होती है। मैं बिना प्रामाणिकता के जानकारी आपके साथ शेयर नहीं करता, और जो मैं अपने अनुसार बताता हूँ तो उसमें बार बार कहता हूँ मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। कई बार तो लोग कमेंट भी कर देते हैं कि सर आपके हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं, वास्तविकता बताइए। कुछ चीज़ों की वास्तविकता संभव नहीं हो पाती, तो फिर मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। तो बस बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।